बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आई एम योर फिजिक्स टीचर। ईएमटी के कोर्स का चैप्टर नंबर 6 डिस्कस कर रहे थे, जिसका नाम था करंट एंड रेजिस्टेंस। आज हम डिस्कस करेंगे कि मेटल्स जो हैं वो किस तरह से ओहम्स लॉ को ओबे करती हैं। शो दैट मेटल्स ओबे ओहम्स लॉ, कि मेटल्स किस तरह से ओहम्स लॉ को ओबे करती हैं, हमने ये प्रूफ करना है। और उसके बाद हमने एक रिलेशन डिराइव करना है। डिराइव रो इज़ इक्वल टू एम बाई एन ई स्क्वायर टा। यहाँ पे रो क्या है? रेजिस्टिविटी। आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे, ओहम्स लॉ को डिस्कस करेंगे कि ओहम्स लॉ क्या होता है। उसके बाद हम ये प्रूफ करेंगे। इसको प्रूफ करने के बाद इसी की बेस में हम रिज़ल्ट निकालेंगे कि मेटल जो हैं वो किस तरह से ओहम्स लॉ को ओबे करती हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ओहम्स लॉ क्या होता है। ओहम्स लॉ में क्या होता है? V इज़ इक्वल टू आई आर। यहाँ पर अगर हम R को कॉन्स्टेंट कंसिडर करें तो V किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? I के। कि अगर कोई सर्किट है जिसमें आपने वोल्टेज दी हुई है बैटरी की V, उसमें करंट फ्लो कर रहा है I। अगर आप वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे तो उसके साथ साथ करंट भी क्या होता जाएगा? इंक्रीज़ होता जाएगा। इन द सेम मैनर लाइक इन दोनों के दरमियान में जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो ये स्ट्रेट लाइन ये शो करती है कि अगर हम इसकी स्लोप फाइंड करें तो वो किसके बराबर आती है? R की। और जहाँ पे R क्या है? कांस्टेंट। तो हमने यहाँ से ये सीखा कि ओहम्स लॉ क्या होता है कि जब वोल्टेज इंक्रीज़ करे तो करंट को क्या करना चाहिए? इंक्रीज़ करना चाहिए। और जो R है, R के फैक्टर को क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। मतलब कि आप वोल्टेज को इंक्रीज़ कर रहे हैं बट रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज नहीं होना चाहिए। रेजिस्टेंस क्या होती है? किसी भी मटेरियल की फिज़िकल प्रॉपर्टी है जो कि ये बताती है कि ये मटेरियल करंट को कितना अपोज करेगा। तो हमने यहाँ से ये सीखा कि अगर कोई भी मटेरियल जिसमें वोल्टेज के बढ़ने से करंट क्या कर रहा हो? करंट बढ़ रहा हो, बट R जो है वो कांस्टेंट हो, तो उन मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं? ओहमिक, कि वो ओहम्स लॉ को फॉलो कर रहे होते हैं। अब मेटल जो हैं उनमें क्या होता है कि आप वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं, साथ साथ करंट इंक्रीज़ होता है, बट यहाँ पे R क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। मेटल्स में रेजिस्टेंस जो है वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। और यही हमने प्रूफ करना है। हम ये रिलेशन डिराइव करेंगे। इस रिलेशन के डिराइव करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचेंगे कि मेटल जो है वो ओहम्स लॉ को फॉलो कर रही होती हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मेटल्स क्या होती हैं। मेटल जो है हमारे पास कंडक्टर्स होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तादाद में ज़्यादा होते हैं, और जहाँ से कंडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, कंडक्शन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। अब मेटल्स में होता क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं और साथ में उस कंडक्टर के अंदर उस मटेरियल के एटम्स भी मौजूद होते हैं। सपोज़ ये हमारे पास अगर कोई मटेरियल है, यहाँ पे ये रेड डॉट्स जो हैं, अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसके साथ क्या होगा? सपोज़ ये मटेरियल कॉपर का बना हुआ है तो यहाँ पे कॉपर के एटम भी मौजूद होंगे। अब क्या होगा? ये थर्मली क्या कर रहे होंगे? अपनी मीन पोजीशन के गिर्द वाइब्रेट कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे, और ये जो एटम्स हैं ये अपनी मीन पोजीशन के गिर्द क्या कर रहे होंगे? वाइब्रेट कर रहे होंगे। अब होगा क्या कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो ये क्या करेंगे? इसकी आयनिक कोर के साथ कोलाइड करेंगे। कोलिजन का फिनोमेना होगा यहाँ पे। कोलिजन का फिनोमेना होता है तो जब दो एटम या एक एटम और उसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन कोलाइड करता है तो उनको कोलाइड करने के लिए जितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, उस एवरेज डिस्टेंस को मीन फ्री पाथ का नाम दिया जाता है। हम कह सकते हैं कि एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, के मतलब कोलिजन करने से पहले जितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है इलेक्ट्रॉन को, कि अगर उसकी कोलिजन जो है वो मेटल के एटम के साथ है या उसकी कोलिजन जो है अदर इलेक्ट्रॉन के साथ, उसको क्या बोला जाता है? मीन फ्री पाथ। इसको लैम्डा से शो किया जाता है। अब हम मीन फ्री टाइम की बात करते हैं कि अगर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में कोलाइड कर रहे हैं या किसी भी दूसरे एटम के साथ कोलाइड कर रहे हैं, तो होगा क्या कि उनको एवरेज में जितना टाइम चाहिए होगा कोलिजन के बिटवीन में, तो उस टाइम को हम क्या बोलेंगे? मीन फ्री टाइम, जिसको टॉ का नाम दिया जाता है। मीन फ्री टाइम का कॉन्सेप्ट, मीन फ्री पाथ का कॉन्सेप्ट, जिसको लैम्डा बोला जाता है। और मेटल्स का हमने देख लिया कि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं, जिनकी वजह से कंडक्शन क्या होती है? इजीली पॉसिबल हो सकती है। अब हमने इस रिलेशन को प्रूव करना है और इसी की बेस में हम
ये रिज़ल्ट निकालेंगे कि मेटल्स जो हैं वो ओहम्स लॉ को ओबे करती हैं। ये रिज़ल्ट किस तरह से निकलेगा कि अगर हमने ये प्रूव कर लिया कि रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट होती है। अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहती है तो इट मीन्स रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट रहेगी, और अगर इस एक्सप्रेशन में इस रेजिस्टिविटी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है तो इट मीन्स हम इस नतीजे पे पहुंच जाएंगे कि मेटल जो है वो ओहम्स लॉ को फॉलो करते हैं, ओहम्स लॉ को ओबे करते हैं। यहाँ पे मैंने बात की है ड्रिफ्ट स्पीड की। जब इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, किसी की डायरेक्शन इस तरफ है, किसी की डायरेक्शन इस तरफ है, किसी की इस तरफ है, कोई इनकी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, बट जब हम बैटरी की इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, उनको एक स्पेसिफिक अलाइनमेंट मिल जाती है। अब इस सूरत में वो जो स्पीड गेन करते हैं उस स्पीड को क्या बोला जाता है, ड्रिफ्ट स्पीड बोला जाता है। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं हमारी डेरिवेशन में यूज़ होंगे। तो हम अब डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। हम प्रूव करेंगे कि रो जो है वो किस तरह से m/n² टा के इक्वल होता है। अब हमें पता है कि अगर किसी कंडक्टर को हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी। वो फोर्स लगेगी जो कि उन चार्जेस को क्या कराएगी, मूव कराएगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन से तो उन पे फोर्स लग रही है एफ किसके बराबर आ जाएगी, QE। और इस जगह पे अगर हमारे पास चार्ज था वो नेगेटिव था, इलेक्ट्रॉन था, तो हम कह सकते हैं F = EE। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब हमें पता है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो उनमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग F किसके बराबर हो जाएगा, ma के। मतलब जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, a। तो हम कह सकते हैं F किसके बराबर होगा, ma के। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रही है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगती है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जब हमने इसको डिराइव करना है तो उसके लिए ना आप 4 कीज़ माइंड में रख लें कि सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है। सबसे पहले आप a फाइंड करना, एक्सेलरेशन फाइंड करने के बाद vd फाइंड करनी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और उसके बाद हमने फाइंड करनी है j करंट डेंसिटी, और उसके बाद हम फाइंड करेंगे फाइनली रो, जो कि हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है। अभी हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेके चले हैं, F = QE, Q की जगह पे E पुट कर दिया, और F = ma। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। और अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को आपस में कंपेयर करते हैं तो मैंने आपको पहले ही हिंट दे दिया, हमने फाइंड क्या करना है, हमने a की वैल्यू को फाइंड करना है। हम कंपेयर करेंगे इनको, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो होगा क्या, इसको पहले लिख लेते हैं ताकि हम इजीली इसको फाइंड कर सकें। ma किसके बराबर आ जाएगा, EE। इक्वेशन 1 और 2 को हमने क्या कर लिया, आपस में इक्वल रख लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्या आ जाएगी, EE डिवाइडेड बाय m। हमने फाइंड कर लिया कि a हमारे पास क्या आ गई, EE डिवाइडेड बाय m। इसके बाद हमने क्या फाइंड करनी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमें पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, a = v/t, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। बट जहाँ पे हम बात कर रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, तो जहाँ पे हम a की जगह पे क्या पुट करेंगे, vd डिवाइडेड बाय t नहीं पुट करेंगे, हम क्या पुट करेंगे, टा पुट करेंगे। टा क्या था, मीन फ्री टाइम। 2 सक्सेसिव कोलिजन के बिटवीन में जितना टाइम लगता है उसको टा का नाम दिया जाता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, vd/टा, ये किसके बराबर आ जाएगा, EE/m। यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड की, अब हम क्या करेंगे, vd की वैल्यू फाइंड करेंगे, और इस एक्सप्रेशन से हम यहाँ से vd की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। vd क्या आ जाएगा हमारे पास, vd = EE डिवाइडेड बाय m इंटू टा। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, vd की। सबसे पहले हमने a की वैल्यू फाइंड की, a की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमने vd की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि क्या आती है, EE टा डिवाइडेड बाय m। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, vd को पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे vd किसके बराबर है, EE टा डिवाइडेड बाय m। a की वैल्यू फाइंड कर ली, उसके बाद हमने vd की वैल्यू को भी फाइंड कर लिया। और vd क्या होता है, हमें पता है vd जो है
वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम पीछे पढ़ चुके हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस चीज़ के बराबर होती है? J/NE। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू मैंने पुट कर दी, J/NE किसके बराबर आ जाएगा? E/τ डिवाइडेड बाय m। VD की वैल्यू को मैंने क्या पुट कर दिया? J/NE। पहले A फाइंड किया, फिर VD फाइंड किया, और थर्ड पे मैंने क्या लिखा हुआ है? J फाइंड करना है। तो यहाँ से हम J की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, तो J क्या आ जाएगा? J = N² E/τ डिवाइडेड बाय m। हमने क्या किया? J की वैल्यू को फाइंड कर लिया। इसके बाद हमें पता है, अभी पिछले फार्मूलाज में हम डिराइव कर चुके हैं कि J हमारे पास किसके बराबर होता है? J हमारे पास सिग्मा E के बराबर होता है। ये ओहम्स लॉ की माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है, ये ओहम्स लॉ की माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है। इसी को हम यूज़ करेंगे तो हमें पता है कि J, और इसकी जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं? रो। तो हम कह सकते हैं J किसके बराबर होगा? E/ρ। तो हम इसकी जगह पे क्या लिखेंगे? J की जगह हम क्या लिख सकते हैं? E/ρ किसके बराबर आ जाएगा? N² E/τ डिवाइडेड बाय m। इसके बाद हमने किस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है? रो की वैल्यू फाइंड करनी है। तो रो की वैल्यू को हम किस तरह से फाइंड करेंगे? रो = ये इसी के साथ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा? m, नीचे क्या आ जाएगा? N² τ। एंड पे हमने एक्सप्रेशन क्या पुट किया, क्या फाइंड किया? रो = mn² τ। ये वही एक्सप्रेशन है जो कि हमने इस फार्मूला में क्या करना था? डिराइव करना था। मैंने बोला था कि जब हम इस तक पहुंच जाएंगे तो इसको यूज़ करके हम इजीली ये बताने के काबिल हो जाएंगे कि मेटल जो है वो ओहम्स लॉ को फॉलो करते हैं, ओहम्स लॉ को ओबे कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे देखें, हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अगर हम बात करें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। जितनी तादाद जो क्वांटिटी किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से गुजर रही है, थोड़ी देर बाद भी उतनी ही तादाद गुजरेगी, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। ई क्या होता है? चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की बात हो रही है तो वो भी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। उसके बाद हम बात करें टा की, तो टा हमारे पास मीन फ्री पाथ है, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से इस मीन फ्री टाइम है, इस मीन फ्री टाइम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से रो हमारे पास क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। रो क्या होती है? रेजिस्टिविटी होती है। रेजिस्टिविटी क्या होती है? किसी भी मटेरियल के मीटर क्यूब की रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी बोला जाता है। अगर रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है तो इट मीन्स कि रेजिस्टेंस क्या होती है? वो भी कांस्टेंट होती है। अब यहाँ पे क्या है? रेजिस्टिविटी अगर कांस्टेंट है तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आर भी क्या होगी? कांस्टेंट, क्योंकि आर क्या होता है? ρL/A। मतलब कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का आपस में जो रिलेशन होता है वो डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है तो आर भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और अभी हमने स्टार्ट में यही डिस्कस किया कि अगर ओहम्स लॉ में आर जो है वो कांस्टेंट हो जाए, मींस कि अगर आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, वोल्टेज अप्लाई करने के साथ साथ करंट जो है वो इंक्रीज़ होता जाए, और आर क्या रहनी चाहिए? कांस्टेंट। तो मेटल्स के केस में ऐसा ही होता है कि आर कांस्टेंट होती है, तो हम कह सकते हैं कि मेटल्स जो हैं वो ओहम्स लॉ को ओबे करती हैं, ओहम्स लॉ को फॉलो करती हैं। ये हमने किस तरह से प्रूव किया? हमने पहले ये देखा कि अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन है, तो उस पर जो फोर्स लगेगी वो क्या होगी? ई। यहाँ पे स्मॉल ई किस चीज़ को शो कर रहा है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज को। और उसके बाद हमें पता है कि जब भी फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगे, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, बड़ा ऑब्जेक्ट हो या छोटा ऑब्जेक्ट हो, तो क्या होता है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अगर उस पर फोर्स लगे तो उसमें क्या पैदा होता है? एक्सेलरेशन पैदा होता है। तो उस फार्मूला के अकॉर्डिंग F = ma हो जाएगा। हम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने के बाद मैंने पहले ही यहाँ पे हिंट लिख दिए, क्या करना है? सबसे पहले a को फाइंड करना है। सबसे पहले आप यहाँ से a की वैल्यू को फाइंड करें। उसके बाद आपको पता है a क्या होती है? a क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? vd डिवाइडेड बाय टा। टा क्या है हमारे पास? मीन फ्री टाइम। तो उसके बाद हमने क्या करना है? vd की वैल्यू को फाइंड करना है। जब आप vd की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो आपको पता है vd किसके बराबर होती है? J/NE।
उसके बाद आपने क्या करना है, जे की वैल्यू को फाइंड करना है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा n ई स्क्वायर ई टा ओवर m। उसके बाद आपने रो की वैल्यू को फाइंड करना है और फाइनली आप इस एक्सप्रेशन तक पहुंच जाते हैं कि रो किसके बराबर है, m डिवाइडेड बाय n ई स्क्वायर टा। और इसी से हमने ये कंक्लूड किया कि रेजिस्टेंस क्या होती है, कांस्टेंट होती है मेटल्स के केस में। तो इस तरह से हमारा ओहम्स लॉ जो है वो फॉलो हो जाता है।